आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 साइंस का लेसन 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का 1.2 रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं ये तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसका आधार क्या होता है उसको थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में आप जानते हो कुछ अभिकारक होते हैं। सपोज दैट ए और बी है, ये आपस में मिलकर के उत्पाद बना रहे हैं, सी बना रहे हैं या सी और डी बना रहे हैं। या कोई पदार्थ ए है वह टूट जा रहा है बी प्लस सी में, या कोई ए प्लस बी है और ये बना रहा है सी को। तो आप तीन तरह के उदाहरण देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ए प्लस बी मिलकर के सी बना रहा है, तो यहाँ पे उत्पाद एकल है, अभिकारक एक से अधिक हैं। पहले वाले उदाहरण में उत्पाद एकल है, एक उत्पाद बन रहा है, अभिकारक एक से अधिक हैं, तो इसमें संयोग हो रहा है, दो मिल जा रहे हैं और एक बना रहे हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल जाते हैं और एकल उत्पाद बनाते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि इसे आप देख लें, ये दूसरे को देखें, यहाँ दूसरा माने कि एक अभिकारक है और वह एक से अधिक भागों में टूट जा रहा है। तो एकल अभिकारक एक से अधिक भागों में टूट रहा है, एक तो यह अभिक्रिया हो गई। एक से अधिक अभिकारक एकल उत्पाद बना रहे हैं, एक ये अभिक्रिया थी। अब एक अभिक्रिया है कि एकल अभिकारक एक से अधिक उत्पाद में टूट रहा है, उसका उल्टा। और तीसरी अभिक्रिया होती है कि एक से अधिक अभिकारक भी होते हैं और एक से अधिक उत्पाद भी होते हैं, और उनमें क्या होता है कि परमाणुओं या आयनों का अदला बदली होता है आपस में। और फिर ए से कुछ निकलेगा बी से जुड़ जाएगा, बी से कुछ निकलेगा ए से जुड़ जाएगा, और ये नए नए उत्पाद सी और डी बना लेंगे। तो इसी के आधार पे हमारे तीन तरह के रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ना है, जिसमें दो से अधिक या दो अभिकारक मिलके एकल उत्पाद बनाएंगे, उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहला हमारा टॉपिक बन रहा है, प्रकार बन रहा है संयोजन अभिक्रिया का। तो संयोजन अभिक्रिया मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक मिले और एकल उत्पाद बनाया, ए प्लस बी, और ये जो उत्पाद बनाया एकल बनाया सी, यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। बस इतना याद रखें। इसके लिए उन्होंने एक क्रियाकलाप दिया है। 1.4 बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO ले लिया, तथा इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए, H2O ले लिया, चलिए मिला दिया। ये इसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है यहाँ पे। आप बीकर को स्पर्श कीजिए जैसा चित्र में दिखाया गया है। कैसे करेंगे वो तो प्रैक्टिकल में है, यहाँ प्रैक्टिकल है नहीं। चलिए तो हम इसे विजुअलाइज करेंगे, रियल में नहीं करेंगे, कल्पना में देखेंगे। स्पर्श भी किया,
अब इसे आप विजुअलाइज कर लीजिए कि हम लोगों ने क्या क्या लिया, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा इसे। तो उसी समीकरण को उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि CaO लिया, जल लिया, और इससे हमारा बना CaOH ट्वाइस, बूझा हुआ चूना। और जब इसमें बूझा हुआ चूना बन गया तो इसे छुआ तो ये गर्म लगा, गर्म लगेगा, गर्म। गर्म क्यों लगेगा? क्योंकि इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इतना ही समझो आप बस। कैल्शियम ऑक्साइड लिया, बिना बुझा चूना, इसे याद कर लेंगे CaO। जल का समीकरण सूत्र आपको मालूम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बूझा हुआ चूना इसे कहेंगे, इसे याद कर लेंगे। और इसे छूने पर गर्म लगा क्योंकि इसमें ऊष्मा उत्पन्न हुई, बस। अब आ जाएंगे हम यहाँ पे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो वहाँ बना, बूझा हुआ चूना, उससे तो हम सफ़ेदी करते हैं, दीवारों पे चूना लगाते हैं। लेकिन जब चूना लगा रहे होते हैं तब हमारा वह बहुत सफ़ेद नहीं दिखाई दे रहा होता है। तो जब सफ़ेद नहीं दिखाई दे रहा होता है तो छोड़ देते हैं उसे, कुछ देर बाद, सूखने के बाद या 1 दिन बाद, 2 दिन बाद वह ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कहानी यही बंद नहीं होती है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया और हमने चूना लगा दिया। अब वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है और उससे क्रिया करती है, और तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी इसी में है। साथ में जल बनता है, इसका मतलब नहीं है कुछ, मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? तो यह संगमरमर का सूत्र होता है। संगमरमर का सूत्र होता है, कितना चमकीला होता है ये तो आप जानते हो। तो याद क्या रखना है? कैल्शियम ऑक्साइड लिया था, जल से क्रिया कराया था तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, इसे इस रूप में भी कहेंगे। बिना बूझा चूना लिया था, जल के साथ घोला था तो वह बूझा हुआ चूना हो गया था। और फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दीवार पे पुताई किया था, फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आके जुड़ गई थी, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के जुड़ने से वह कैल्शियम कार्बोनेट बन गया था। बस कहानी ख़त्म, और उसकी सफ़ेदी बढ़ गई थी। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ संयोजन अभिक्रिया का कुछ उदाहरण ये और बता रहे हैं कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कोई बात नहीं, बन गया बन गया, वो तो बनेगा बनेगा। और ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया का कुछ और उदाहरण ये बता रहे हैं कि जल का निर्माण जो होता है वो भी संयोजन अभिक्रिया द्वारा होता है, क्योंकि उसमें H2 रहता है और O2 रहता है, और उससे क्या बनता है? एकल उत्पाद जल बनता है। ठीक, ये भी संयोजन अभिक्रिया हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। अब इस तरह की अभिक्रियाओं को जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसे आप नोट कर लेंगे, संयोजन अभिक्रिया का ये परिभाषा हो जाएगा। ठीक है, चलो। अब उसमें साथ में ना ऊष्मा भी निकली थी, ध्यान दीजिएगा। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ क्रिया कराए थे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था तो साथ में ऊष्मा भी निकली थी। तो जब किसी अभिक्रिया में ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है तो वह ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण प्राकृतिक गैस का दहन भी है, यानी प्राकृतिक गैस माने मीथेन, और दहन मतलब ऑक्सीजन से क्रिया, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जल बनेगा और ऊर्जा निकलेगी। अब ये करें, क्या आप जानते हो कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? बिल्कुल ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन के फलस्वरूप ही तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है जिसका उपयोग हम करते हैं। तो वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसका समीकरण देख लेते हैं।
ये इसका समीकरण है। श्वसन में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन से क्रिया होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं, साथ में ऊर्जा का निर्माण होता है। चलिए, अब यहाँ पे साग सब्जियों का विघटन भी या कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है, इसे भी आप याद कर लेंगे। अब हम दूसरे प्रकार की अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया पर आते हैं। वियोजन माने अपघटन की अभिक्रिया। अपघटन की अभिक्रिया में क्या होता है, जैसा आपको बताया गया था, एकल अभिकारक होगा और यह दो भागों में या दो से अधिक घटकों में टूट जाएगा, तो या तो बी और सी बना देगा, तो ये अपघटन हो गया, एक का टूटना हो गया दो भागों में या दो से अधिक भागों में। इस तरह के लिए इन्होंने क्रियाकलाप 1.5 रखा हुआ है। एक शुष्क नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेते हैं। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए और गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए। अब इसमें क्या हुआ होगा, इसे आगे देखते हैं। फेरस सल्फेट का रंग हरा था, हरा रंग। जब गर्म किया, आप देखिए, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का रंग हरा था, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का रंग हरा था। जब उसे गर्म किया तो उसका लक्षण बदला। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फेरस सल्फेट का क्रिस्टल ये है, ये नहीं, ये तो फेरस सल्फेट है। तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल में जल होता है और जब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो वह जल का त्याग कर देता है और क्रिस्टल का हरा रंग बदल जाता है। और यह कैसा हो जाता है? भूरा। बदल तो गया लेकिन कैसा हुआ? भूरा। यह यहाँ नहीं लिखा है, भूरा हो गया। अभी क्रिया क्या हुई? इसे गर्म किया तो फेरस सल्फेट बना, जल गायब हो गया। फिर इसे गर्म किया तो फेरिक ऑक्साइड बना, ये, और फिर सल्फर डाइऑक्साइड बना और सल्फर ट्राई ऑक्साइड बना। ठीक है, चलिए। अब वहां पे जो हमने समीकरण पढ़ा था, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CO2 क्रिया कर रही थी और बन रहा था CaCO3। अब उसका उल्टा हो रहा है, CaCO3 वियोजित होकर के CaO प्लस CO2 बना रहा है। जो संयोजन की अभिक्रिया थी अब वो वियोजन की अभिक्रिया हो रही है। फर्क इतना था कि यहाँ पे CaOH ट्वाइस था, CaO नहीं था। CaOH ट्वाइस और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया से ऐसा हो रहा था। तो ये वियोजन की अभिक्रिया, क्योंकि एकल उत्पाद एकल अभिकारक दो उत्पाद में टूट रहा है। चलिए, अब उष्मीय वियोजन का एक और उदाहरण ये कह रहे हैं कि ये क्रियाकलाप 1.6 देखिए। अब क्रियाकलाप 1.6 में आपको क्या मिलेगा कि लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए, इसे गर्म करिए परख नली में रख के, क्वथन नली में, और देखिए कि क्या परिवर्तन हुआ, उसे नोट कर लीजिए। अब आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, भूरे रंग का धुआं। जो भूरे रंग का धुआं है ना, वह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये वाला। क्रिया क्या हुई? लेड नाइट्रेट ये हमने लिया, इसको गर्म किया तो ये लेड ऑक्साइड में टूट गया।
प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया प्लस ऑक्सीजन बनाया। तो ये भूरे रंग का धुआं निकला, यही हमको दिखाई दिया, यही हम विजुअलाइज कर पाए। ठीक है, और भूरे रंग का जो धुआं था वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का था। आप देखते हैं क्रियाकलाप 1.7 को। इससे पहले हम देख रहे थे ऊष्मीय वियोजन, यहाँ पढ़ेंगे वैद्युत वियोजन या वैद्युत अपघटन। उदाहरण के रूप में लिया गया है क्रियाकलाप 1.7, जिसमें प्रयोग एक जग है, जग में जल लिया गया है और इसमें 2 परखनली उलट करके रखी गई हैं। जब परखनलियाँ उलट करके रखते हैं तब इसमें जल पूरा भरा रहता है यहाँ तक। इसमें इलेक्ट्रोड लगे हैं, कैथोड और एनोड, और बैटरी से इसे जोड़ा जा रहा है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके। जब इस क्रियाकलाप को शुरू किया जाता है तो उसके पहले इसमें जल पूरी परखनलियों में भरा रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद धीरे धीरे उसका जल का स्तर गिरने लगता है। एक में जल का स्तर ज़्यादा गिरता है और एक में जल का स्तर कम गिरता है। इसका अनुपात 1:2 का होता है। इसका अनुपात 1:2 का होता है। मतलब अगर एक में 2 हिस्सा गिरता है तो एक में 1 हिस्सा लेवल गिरता है। ये हो क्या रहा है? तो इसमें जल का अपघटन हो रहा है, H2O का अपघटन हो रहा है और यह अपघटित हो रहा है H2 और O2 में। ये H2 और O2 में अपघटित हो रहा है, बन रहा है H2 और O2। इसके लिए हमने लिया 2H2O। आप देख रहे हो कि जल में H और O का रिलेशन क्या है। तो हाइड्रोजन 2 आयतन वाला, 2 हाइड्रोजन का आयतन 2 गुना है तो ऑक्सीजन का आयतन 1 गुना है। इनके बीच का संबंध 2:1 है। जब टूटेगा तो ये बनेगा 2H2 प्लस O2। तो इसके जो उत्पाद बन रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका भी अनुपात है 2:1। इसी कारण से यहाँ पे जो गैस इकट्ठा हो रही है ना, ये यही गैस है। एक में हाइड्रोजन इकट्ठा होती है, एक में ऑक्सीजन इकट्ठा होती है। यहाँ जो लिखा हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का आयतन 2 गुना है इसलिए उसने ज़्यादा जगह कवर किया, 2 गुना कवर किया। ऑक्सीजन का आयतन आधा है इसलिए उसने आधा जगह कवर किया। बस ये इतना ही है। अब हमको इसमें जो दूसरी पहचान करनी है वो ये करनी है कि किस में हाइड्रोजन और किस में ऑक्सीजन है। तो जलती हुई तीली एक ले जाएंगे या मोमबत्ती ले जाएंगे मुंह पे, तो पता करेंगे कि इसके आधार पर पता करेंगे किस में हाइड्रोजन और किस पे ऑक्सीजन है। पहले तो हमने ये तय कर लिया कि जिसमें अधिक आयतन है वो हाइड्रोजन है, जिसमें कम आयतन है वो ऑक्सीजन है, वो हमने क्लियर कर लिया। लेकिन अब टेस्ट भी कर लेते हैं। तो टेस्ट में आप जानते हो हाइड्रोजन जलने में सहयोग करती है गैस, और ऑक्सीजन स्वयं जलती है। तो जो स्वयं जलेगी वो ऑक्सीजन है और जो जलने में सहयोग करेगी वो हाइड्रोजन है। ठीक है, चलो भाई, बस इसमें इतना ही आपको याद जानना है। अब यहाँ देखेंगे क्रियाकलाप 1.8। अभी तक हम 2 तरह के वियोजन को पढ़ चुके हैं, ऊष्मीय वियोजन को पढ़ चुके हैं और वैद्युत वियोजन को पढ़ चुके हैं। पिछला क्रियाकलाप 1.7 वैद्युत वियोजन का था। उसके पहले के जो क्रियाकलाप थे वो ऊष्मीय वियोजन के थे। अभी यहाँ पे पढ़ेंगे कि प्रकाश से वियोजन। प्रकाश भी कारण है जो वियोजन को प्रमोट करता है। यहाँ पे एक लिखा गया है कि सिल्वर क्लोराइड लेंगे, सूर्य के प्रकाश में रखेंगे और थोड़ी देर पश्चात सिल्वर क्लोराइड के रंग को देखेंगे। सिल्वर क्लोराइड ये है, सूर्य के प्रकाश में रखा, सिल्वर और क्लोरीन में ये टूट गया। यह जो सिल्वर क्लोराइड है ना, इसका रंग श्वेत होता है, श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड। और जो Ag है ना, दूसरा रंग का हो जाता है क्योंकि यह सिल्वर में बदल जाता है। दूसरा रंग किसका होता है? सिल्वर का होता है। तो सिल्वर में बदल जाता है इसलिए उसका रंग श्वेत से धूसर हो जाता है। बस इसमें इतना जानना। अगला उदाहरण है आपका ये, सिल्वर ब्रोमाइड लेते हैं और वो सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। इसका उपयोग श्वेत शाम फोटोग्राफी में किया जाता है।
ठीक है, चलिए आप इतना याद कर लेना बस। अब यहाँ पे प्रश्न है आधारित उस पे। अब पहला प्रश्न है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है, उस पदार्थ X का नाम तथा सूत्र लिखिए। आपको बताया गया है कि सफ़ेदी किससे होती है, तो सफ़ेदी तो होती है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बुझे चूने से, लेकिन वो बनता किससे है, तो वो पदार्थ है CaO, और यह H2O से क्रिया करके बनाता है CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, ये ट्वाइस है। तो पदार्थ लेते हैं CaO, इसका सूत्र यही है, नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, और ये H2O है, और ये अभिक्रिया है दूसरा। ठीक है, चलो इन प्रश्नों का उत्तर ना आपको PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसके लिए परेशान ना हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा लिखा हुआ PDF फॉर्म में। अब ये दूसरा क्वेश्चन है कि 1.7 में एक प्रखंड में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। दुगुनी है हाइड्रोजन की, क्योंकि इसकी मात्रा बनती है 2 गुनी ऑक्सीजन से, क्योंकि ये उपस्थित भी रहता है जल में 2 गुना, H2O उपस्थित रहता है, H2O में उपस्थित रहता है 2 गुना, तो हाइड्रोजन है। ठीक है, चलो इसका भी सब ये क्वेश्चन के आंसर आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। यहाँ पढ़ रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया। अभी तक हमने 2 अभिक्रिया पढ़ लिया है, ये तीसरी अभिक्रिया है। पहली अभिक्रिया थी संयोजन अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया थी वियोजन अभिक्रिया, अब है विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया का क्रियाकलाप 1.9 देख रहे हैं हम। इसमें देख रहे हैं कि लोहे की 3 कील लीजिए, ले लिया, रेगमाल से साफ कर लीजिए, कर लिया। A तथा B से चिन्हित की हुई 2 परखनलियाँ लीजिए, परखनलियाँ भी ले लिया। प्रत्येक परखनली में 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन डालिए। चलिए कॉपर सल्फेट का विलयन डाल दिया। परखनली B के ऊपर कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबो कर रखिए 2 किलो को। चलो डाल दिया। तुलना करने के लिए 1 किलो को अलग रखिए, रख लिया। 20 मिनट के पश्चात दोनों किलो को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकालिए, निकाला। परखनली A तथा B में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तुलना कीजिए। कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा होता है? नीला। और अब तुलना करना है। और कह रहे हैं कि दूसरा क्या तुलना करना है? कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी किलो के रंग की तुलना बाहर रखे कील से कीजिए। चलो अब इसके लिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये जो बाहर रखी कील थी वो है, जो कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी गई थी वो है। ये पहले जो कलर था जब डाला गया था विलयन का रंग नीला, और जब इसमें कील डाल दी गई 20 मिनट बाद तो ये इसका कलर चेंज हो गया, हल्का हो गया, मलिन पड़ गया इसका रंग। अब इसमें हुआ क्या? तो इसमें हुआ कि जो हमने कॉपर सल्फेट का विलयन लिया था ना, उसमें लोहे की कील मतलब Fe डाला। Fe ने क्या किया कि कॉपर को अलग कर दिया, यहाँ से हटा करके यहाँ भेज दिया, और यह विस्थापन अभिक्रिया करके अपने FeSO4 बना लिया, अपने FeSO4 बना लिया। कॉपर सल्फेट का विलयन नीला था, अभी FeSO4 का विलयन का कलर ये हो गया। तो इस अभिक्रिया में
लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को हाइड्रोजन के विलयन से विस्थापित कर दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण जिंक हैं और लेड है। ये भी कॉपर सल्फेट और कॉपर क्लोराइड के विलयन से कॉपर को क्या कर रहे हैं, अलग कर दे रहे हैं। जिंक सल्फेट बना रहा है और लेड क्लोराइड बना रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिंक और लेड जो कॉपर को अलग कर रहे हैं वह कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील हैं। क्या समझे? जिंक और लेड तत्व कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं, इसलिए वे कॉपर को यौगिक से विस्थापित कर पाते हैं। चलिए ठीक। अब द्विविस्थापन एक अभिक्रिया है 1.2.4। इसमें करें कि 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए और एक परख नली में 3 ml बेरियम क्लोराइड का विलयन लीजिए और दोनों विलयनों को मिला दीजिए। क्या होता है? तो आगे समीकरण देखते हैं कि क्या होता है। तो सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड लिया और जो हुआ वो ये हुआ कि एक श्वेत रंग के पदार्थ का निर्माण हुआ। श्वेत रंग का जो पदार्थ बना वो ये बना बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट ही श्वेत रंग का पदार्थ है। क्योंकि यह अवक्षेप है और अवक्षेप सॉलिड होता है। इसमें क्या हुआ कि Na-SO4 BaCl2 के जो Na2 हैं वो SO4 को छोड़ करके Cl के साथ चला गया और जो BaCl2 के साथ का Ba है वो Ba को Na को छोड़ के Cl को छोड़ के SO4 के साथ आ गया और ये उत्पाद बना लिए। तो ये क्या हो गया? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। दूसरी खास बात, जो सफ़ेद रंग का पदार्थ बना वो BaSO4 है। चलिए अब हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया को देख लेते हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या है? तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है जब यह क्रिया किया जाता है। यानी कि कॉपर चूर्ण लेकर अगर उसे गर्म कीजिए तो आप देखेंगे कि कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना? तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। कॉपर ऑक्साइड क्यों बना? क्योंकि उसने ऑक्सीजन से क्रिया कर लिया। तो अगर इसी क्रियाकलाप को उलट कर दिया जाए कि जब कॉपर ऑक्साइड लिया जाए और हाइड्रोजन से क्रिया कराया जाए तो फिर कॉपर अलग हो जाता है। तो एक बार तो कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और एक बार कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो रहा है। तो एक क्रिया ऐसी हो गई जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा, एक क्रिया ऐसी हो गई जिसमें ऑक्सीजन अलग हुआ। इसके आधार पे जिस क्रिया में ऑक्सीजन जुड़ा उसे कहते हैं उपचयन अभिक्रिया और जिस क्रिया में ऑक्सीजन हटा उसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो ये इसका उपचयन अपचयन है कि जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया और जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। चलिए अभी आपने उपचयन और अपचयन को अलग अलग अभिक्रियाओं में समझा, लेकिन ये अभिक्रियाएं अलग अलग नहीं होती, ये दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है। इसलिए उसका नाम है उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन उपचयन अपचयन का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अंग्रेजी नाम है, इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया रेडॉक्स अभिक्रिया, क्योंकि ये अकेले अकेले नहीं होती है। जब एक क्रिया का उपचयन होता है तो दूसरी क्रिया का अपचयन होता ही होता है। तो यहाँ पे इस समीकरण के माध्यम से हम समझेंगे कि एक साथ उपचयन और अपचयन कैसे हो रहा है।
तो CuO लेते हैं, H2 क्रिया करता है, साथ में बनता है Cu प्लस H2O। यहाँ पे हम देखेंगे कि Cu कन्वर्ट हो रहा है Cu में, इससे ऑक्सीजन निकल रहा है, इसलिए इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ये तो आपके समझ में आ गया। अन्य उदाहरण देखिए, ZnO के साथ C, Zn के साथ से O अलग हो रहा है। इसी तरीके से MnO2 में से MnCl2, MnO2 से O2 अलग हो रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि अभिक्रिया 1.3 में ये इसमें क्या हो रहा है कि CO और ZnO अपचयित होकर Zn तत्व बनाते हैं। सॉरी, कार्बन अपचयित होकर के CO बनाता है, ZnO अपचयित होकर। अभिक्रिया 1.3 में देखेंगे कि कार्बन उपचयित होकर CO बनाता है तथा ZnO अपचयित होकर Zn बनाता है। यहाँ पे कार्बन के साथ CO बना तो ऑक्सीजन जुड़ा ना, तो ये उपचयित हुआ। ZnO से ऑक्सीजन निकला ना, तो ये अपचयित हुआ। चलिए, इसी तरीके से समीकरण 1.32 में देखेंगे कि कार्बन अपचयित होकर, सॉरी ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने, देखेंगे कि में देखेंगे कि HCl Cl2 में उपचयित होता है और MnO2 MnCl2 में अपचयित होता है। अब थोड़ी सी दिक्कत की बात आ रही है। अब थोड़ी दिक्कत की बात आ रही है। अभी तक तो उपचयन और अपचयन का संबंध सिर्फ ऑक्सीजन से था। अगर कहीं उपचयन और अपचयन अभिक्रिया हो रही थी तो ऑक्सीजन का जुड़ना और निकलना हो रहा था। यहाँ HCl और Cl2 में तो कोई ऑक्सीजन है ही नहीं, फिर इसे हम कैसे माने कि ये उपचयित हो रहा है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन होता है तब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, क्योंकि इसमें HCl से हाइड्रोजन निकल करके Cl बना रहा है, तो हाइड्रोजन का ह्रास हुआ या ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, एक ही बात है, तब उपचयन हो गया। और अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो इसमें ऑक्सीजन का क्या हो गया, ह्रास हो गया, इसलिए अपचयन हो गया। चलिए, अब संक्षारण एक है। संक्षारण का मतलब होता है कि जो धातुएं हैं वो क्रिया करके एक परत बना लेती हैं और उसमें उनका क्षय हो जाता है। जैसे लोहे में जंग लगना तो संक्षारण ही है। लेकिन सिर्फ लोहे में ही ऐसा नहीं होता, चांदी और तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर भी अगर ध्यान दिया जाए तो वह भी अम्ल और आर्द्रता के कारण से होता है और वह भी संक्षारण का ही उदाहरण है। अब संक्षारण के बारे में हम बहुत अधिक तो यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसका अध्ययन हम अध्याय 3 में करेंगे। अब यहाँ पे हम विकृत गंधिता देख ले जरा। विकृत गंधिता क्या है? तो विकृत गंधिता वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उसका स्वाद और गंध बदल जाता है और उस बदलने का कारण होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन से क्रिया हो जाती है और जब ऑक्सीजन से क्रिया हो जाती है तो उपचयन हो जाता है, उसका उपचयन।
तो उपचयन ऐसा कारण है जिसके कारण से पदार्थों के स्वाद बिगड़ जाते हैं, और उसे रोकने के लिए हम ऑक्सीजन हटा करके उसकी जगह पे नाइट्रोजन जो कम सक्रिय गैस होती है उसका उपयोग करते हैं चिप्स या पैकिंग की थैली में। ठीक है, चलिए, तो इसको इतना ही जाने आप। अब यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, इन प्रश्नों का जवाब भी आपको कहाँ मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यही नहीं, इसके आगे जितने भी आपको प्रश्न मिलेंगे अभ्यास के भी, ये सारे प्रश्न जितने भी हैं उन सारे प्रश्नों के जवाब आपको पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या